Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program. And in last lectures or up to last lecture we talked about YDIC or revision class for NEET student based on wave optics. तो उसमें अपन ने YDIC के बारे में मेनली समझा. उससे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और YDIC में भी देखो मेन चीजें होती क्या है कि लाइक दो सोर्स अपने पास होते हैं, कोहेरेंट सोर्स. वो अपन एक ही सोर्स को स्प्लिट करके निकाल लेते हैं, है ना. और दोनों सोर्स से जो लाइट जाती है वो बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ देयर अराइजेस फेज डिफरेंस. तो इसकी वजह से सुपरइम्पोज होती हैं और कहीं एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, कहीं सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो ओवरऑल लाइक एट वन पॉइंट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो दूसरे पॉइंट पे डिक्रीज हो जाती है. एंड फाइनली वी गेट सम पैटर्न, वी कॉल दैट फ्रिंज पैटर्न. ठीक है ना. तो यहाँ तक चीजें हैं. फिर यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एक बेसिक सेटअप होता है, फिर उसमें थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं. तो कभी लाइट को कुछ एंगल पे गिरा दिया जाता है, देन आप दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस. तो वहाँ पे भी चीज़ें कुछ खास अंतर नहीं आता है. बस ये है कि आपको जो स्लिट्स हैं उनसे पहले भी पाथ डिफरेंस को कंसिडर करना होता है. सिमिलरली देयर अराइजेज ए डिफरेंट केस व्हेन वी आर प्लेसिंग वन ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द सोर्स. तो उससे भी क्या होता है, ग्लास स्लैब एक एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है. तो वो चीज को आपको ध्यान रखना होता है. तो इस तरह से अपन ने एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखा. थिन फिल्म इंटरफेरेंस में दो पॉइंट है. एक तो जो पाथ डिफरेंस आ जा रहा है तो वो आपको ढंग से समझ में आना चाहिए कि कब कौन सी वेव के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए क्या पाथ डिफरेंस आएगा. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. अनदर इज फेज डिफरेंस. क्योंकि यहाँ पे जब भी एक वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज डिफरेंस पाई का एडिशनली ऐड होता है और आता है. अगर वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ भी फेज डिफरेंस एडिशनली हमें कंसीडर नहीं करना पड़ता. तो ये चीजें थी, कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है. एंड वन मोर टॉपिक, लाइक वन मोर थिंग इन दिस वेव ऑप्टिक्स इज डिफ्रैक्शन. देखो डिफ्रैक्शन होता क्या है. इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स से यू आर सिटिंग इन सम डार्क कंप्लीट रूम और एक छोटा सा ओपनिंग है वहां पे, है ना. और वो लाइक अगर आप उस ओपनिंग से देखते हैं और बाहर से लाइट आ रही है तो वो ओपनिंग आपको बहुत छोटी नहीं दिखाई देती है. वो ऐसे लगता है इट्स लाइक ए पॉइंट सोर्स. तो वहां से आपको स्प्रेडेड हुई लाइट दिखाई देती है. यहाँ पे डिफ्रैक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि जब ये मान चलो एक स्लिट है, छोटा सा ओपनिंग. नॉर्मली क्या होता है, लाइट अगर ये बड़ा होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है ना. सो वहां पर क्या होगा इन दिस सिचुएशन, अगर ये आपको हेयर है तो इस रीजन में क्या होगा, लाइट पहुंचेगा और ये पूरा रीजन क्या होगा, शैडो जोन. मतलब यहां पर शैडो, ठीक. लेकिन यहीं में क्या होता है, अगर इनकी विड्थ को और थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, देन व्हाट हैपन एक्चुअली, दिस लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग इन दिस वे स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां इतने रीजन में पहुंचने की बजाय सिर्फ इतने में रीजन में पहुंचनी चाहिए अगर ये अब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती लाइट तब. लेकिन ये क्या होती है, यहाँ पे बेंड हो जाती है अराउंड दीज एजेस इन ऑब्स्टिकल. ये लाइट स्प्रेड हो जाती है लाइक दिस एंड फ्लेयर आउट इन द शैडो जोन. इज इट सो लाइट फ्लेयर आउट. तो अभी इस रीजन में सो यू कैन राइट लाइट फ्लेयर आउट in shadow zone due to bending around the edges, and this phenomena is termed as diffraction. तो diffraction में सिंपल सा फंडा क्या है कि जब ओपनिंग का साइज छोटा होता है, और ये diffraction कब प्रीडोमिनेंटली अकर होता है, when अगर इसका मैं साइज लेता हूं let's say a, when a by lambda is almost comparable to or equal to 1, then diffraction occur or it's like visible predominantly. तब अच्छे से diffraction दिखाई देता है, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं. अगर ये कंडीशन है कि a very very greater than lambda, then also like diffraction होगा but it's like not visible, मतलब कुछ खास में इफेक्ट दिखाई नहीं देगा और you can we neglect that, ठीक है ना. ऐसे तो if a greater than lambda, no diffraction, अपन सीधा बोल देते हैं. And similarly a very very less than lambda, then also not possible. Diffraction तब भी possible नहीं होता. तो इसलिए मस्ट है कि a जो एपर्चर साइज है वो
लेम्डा के कंपेरेबल साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो जाता है डिफ्रैक्शन। यहाँ पे डिफ्रैक्शन को बेसिकली दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल। तो उसके बेसिस पर डिफ्रैक्शन को दो कैटेगरीज में, दो टाइप में, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। तो एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, वन इज फ्रेस्नेल diffraction and another is Fraunhofer। देखो दोनों में अंतर क्या है, ये जस्ट सेटअप का अंतर था। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स हो जाता है अपने पास, इसको डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट बोलते हैं या स्लिट, एंड दिस इज स्क्रीन, ठीक है ना। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हो। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स, डिवाइस एंड स्क्रीन all are placed at some finite distance, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं स्क्रीन एंड सोर्स आर प्लेस्ड at finite distance from the diffracting device। तो वो सेटअप होगा जिसको हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अगर स्क्रीन और सोर्स को डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्लेस किया जाएगा, तब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखाई देगा, वी विल कॉल दैट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्लेस होंगी तो एक्चुअली में कैसे चीजें दिखाई देंगी। मींस कि अगर आप, इसका मतलब तो ये होता है कि लेबोरेटरी में तो आप ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इनफाइनाइट डिस्टेंस इन रियल टर्म्स इन द लेबोरेटरी। आपको उसके लिए अगर ऐसा भी माना जाए कि बहुत बड़ा, तो उसके लिए भी आपको कुछ किलोमीटर तुम्हें तो लेना चाहिए, और इतनी बड़ी लेबोरेटरी इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मतलब है क्या आप वहां से, फिर भी लाइक जो मेन अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं दैट इज अबाउट दिस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है कि पैरेलल बीम, और पैरेलल बीम के लिए तो जरूरी थोड़ी है कि सोर्स और स्क्रीन को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही रखो। उसके लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो इन टर्म एक्चुअली मतलब इनफाइनाइट सोर्स ना लेने की बजाय अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं एंड हियर वी प्लेस वन मिरर। तो ये क्या करेगा, पैरेलल बीम। तो अब क्या लगेगा, ऐसे लगेगा ना इसको, तो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस को, कि रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक मेकिंग फूल टू दिस डिवाइस, ठीक है। अब ये रेस इधर पास कर जाती है, अब फिर से यहां पे स्क्रीन, अब स्क्रीन को भी मतलब वही कि इन्फिनिटी से, तो उसके लिए यार इनफाइनाइट पे क्या होगा, फाइनली वो कन्वर्ज होंगी, मतलब वहां पे इंटरफेरेंस करेंगे। ये जो डिफ्रैक्शन है ना, वो भी एक इंटरफेरेंस फेनोमेना है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली फिर से एक लेंस अपन रख देते हैं, तो ये क्या आ रही इन पैरेलल रेज एंड देन दे आर बीइंग कन्वर्ज्ड टू द फोकल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ज कर दी जाती है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते, ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में ये होता है, राइट, बेसिकली दिस इज योर लेंस और ये थोड़ा सा जूम व्यू है। तो यहाँ पर मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपने पास रेज आ रही है। एक तो ये है कि ये रे यहाँ पे फोकल प्लेन में, तो ये यहाँ पे क्या होता है, सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, राइट। इन दिस सिचुएशन द इंटरफेरेंस, जो रेज है वो इंटरफेयर करती हैं एंड देयर वी गेट इज सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमा, और अगर कुछ एंगल पे देखते हैं अपन, तो ये क्या होंगे, ऐसे जाएंगे रेज, इस तरह से, इस तरह से, एंड देयर arises possibility of having like minima somewhere here, और फिर से मैक्सिमा एंड मिनिमा सो ऑन। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली इंटेंसिटी पैटर्न बनता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस।
मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम, उसके बाद लोएस्ट, देन नेक्स्ट जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू द सेंट्रल मैक्सिमा। जस्ट इट्स नॉट जस्ट लाइक वाईडीएससी, वाईडीएससी में हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर रहती है, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग हैं। तो ये होता है अपना सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इसमें करते क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है वो अपनी क्या आती है, दैट बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ये ओपनिंग डायमीटर जिसको अपन ए और कभी कभी बी भी लिखते हैं, दैट बिकम लाइक बेसिकली ये क्या होगा, अपर्चर डायमीटर या फिर मतलब इस लेंस के डायमीटर के बराबर नॉर्मली अपन यूज कर लेते हैं इसको। तो दिस इज ए। तो अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये अगर एक मैं एंगल थीटा लेता हूं, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी अपन को लाइक जो साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह ये सब निकाला जाता है। हालांकि अपन आईआईटी के लिए जब इसको डिस्कस करते हैं तो अपन इसकी प्रॉपर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन वगैरह भी इवन भी डेराइव इट, बट आप लोगों के लिए वो सब की जरूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट द रिजल्ट डायरेक्टली एंड यू जस्ट आई विल टेल यू दैट दीज आर द थिंग्स यू पीपल आर सपोज्ड टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेसिकली कि ये अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया और फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो अपन यहाँ पे लाइक बेसिकली फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर बनेगा, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन आती है यहाँ से दैट साइन थीटा और a sin theta should be equal to n lambda. For a small angle theta, तो sin theta को क्या लिखते हैं, equal to theta equal to tan theta also. यहाँ से थीटा आया था अपने पास, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n lambda by a for nth order मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा तो उसके लिए थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो अगर ये थीटा आ जाता है तो इसकी जो साइज आएगा, मैं रेडियस बोलता हूं, तो साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसमें अगर मैं रेडियस बोल देता हूं, उसकी रेडियस वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम बेसिकली थीटा इनटू एफ, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय E, and total diameter of central maxima तो सेंट्रल मैक्सिमा का डायमीटर है वो हो जाता है इसका डबल, 2 लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है ना। यहीं पे हम बोल सकते हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो क्या आ जाएगा बेसिकली 2 थीटा एंड थीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि प्लस ये डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इधर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड सो ऑन। तो इस तरह की ये चीजें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, ये एक स्लिट के लिए, दिस इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। मतलब कि इसमें जो अगर आप ये स्क्रीन को अगर साइड से देखते हो तो इट्स ओपनिंग विल बी लाइक दिस, इस तरह से ओपनिंग है यहां पर लाइट, दिस इज स्लिट, सिंगल स्लिट, गेटिंग इट। इन दैट केस जो हमारे पास we derive it, but I am not going to do it here only. यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंडीशन आती है sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा और a sin थीटा, तो यहाँ से थीटा अपने पास आता है फॉर फर्स्ट मिनिमम दैट इज लैम्डा बाय a। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये आ गया, इसकी पोजीशन आती है थीटा, ये डिस्टेंस अपन को पता है f, तो ये r आ जाता है f लैम्डा बाय a, f थीटा बेसिकली, एंड टोटल डायमीटर और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम वी आर गेटिंग इट दिस, और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 लैम्डा बाय a। ये ध्यान रखना कि ये किसके लिए है, व्हेन स्लिट। यहीं पे इफ डिफ्रैक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर और सर्कुलर ओपनिंग
उस सिचुएशन में अगर ये जो हमारे पास स्लिट था उसकी बजाय ये जो यहाँ पे एक सर्कुलर ओपनिंग हो जाती है सेम लेट्स से a डायमीटर है, इन दैट सिचुएशन this placing the lens here also we get same pattern like this. In this case this theta understanding is different and here we get directly this size r, so r is equal to 1.22 into lambda f divided by a, और थीटा is equal to 1.22 into lambda by a. ये सर्कुलर एपर्चर के लिए, so size of basically central maxima, angular size, this is angular position basically of first minima, और size हो जाता है completely this यहाँ पे a क्या है, इसका diameter. In that case basically इसका अगर diameter अपन लेते हैं तो in that case yeah that's right, तो उसके this is the size of basically ये थीटा अपने पास आता है 1.22 into lambda by 8. Let me just verify it. Okay, तो यहाँ पे आपको साइज याद रखने का है और ये एंगुलर साइज है. जब सर्कुलर अपर्चर है then angular size of this first minima is given by 1.22 into lambda by a. A is the aperture diameter of this. और स्लिट के लिए जो स्लिट है then angular size is first angular size की बोले तो lambda by a and nth angular size is lambda by a and basically total diameter of this is a central maximum that can be written as 2 lambda f by a. इनकी हमें जरूरत पड़ती है basically in some relation की for calculating the resolving power of microscope and telescope, जो कि हमें प्रॉब्लम भी पूछी जाती है उस टॉपिक पे. तो मैं पहले बताता हूँ कि रिजॉल्विंग पावर क्या है और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली एंड हाउ टू यूज दैट. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट लाइक फॉर यू. इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है द लीस्ट डिस्टेंस है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट so that the two object can be seen distinctly, ठीक है. जैसे इसमें क्या हो रहा है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं. टेलीस्कोप से देखेंगे तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं. तो प्लैनेट के बीच में मतलब क्योंकि प्लैनेट के बीच में और स्टार के बीच में वी कांट टॉक अबाउट देयर actual separation. So what we talk about in case of planet and satellites and is it stars, we talk about the angular separation, ठीक है ना. ओके, तो देखो अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए डिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है. लाइक तो यहाँ पे जो एक डिफ्रैक्शन होता है लाइक स्लिट के थ्रू, देन हियर वी आर गेटिंग वन सेंट्रल मैक्सिमा एंड देन मिनिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन. और एक स्लिट के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो ये जो एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की और अपन बोल सकते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो अपन लिख सकते हैं. देखो थीटा हो जाता है अपने पास लैम्डा इनटू एफ, लैम्डा बाय अगर ये अपर्चर जो भी है लेट्स से ए है तो लैम्डा बाय ए इज द थीटा फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है. और ये जो साइज है टोटल, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं तो ये 2 थीटा हो जाएगा. तो टोटल साइज एंगुलर साइज क्या हो जाएगा 2 थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए. और अगर साइज की हम बात करें ये साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो वो अपने पास आता है 2 लैम्डा इनटू एफ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है. ये अपने पास आता है. यहाँ पे क्या होता है एक लेंस रखते हैं और ये होता है एफ, ये डिस्टेंस, तो इसलिए हम ये लिख देते हैं. ऐसे ही मैंने एक और बार बोला कि अगर यहीं पे ये जो स्लिट की बजाय अगर हमारा एक सर्कुलर ओपनिंग रहता है जिसका डायमीटर लेट्स से a है, इन दिस केस जो यहाँ पे फ्रिंज लाइक अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इसका एंगुलर साइज हो जाता है, एंगुलर साइज थीटा इज इक्वल टू 1.22 into lambda by a if this is a circular opening. एग्जैक्टली लेंस तो उसका जो रेडियस हो जाएगा r, that will comes out to be basically 1.22 into lambda into f divided by a. This will be r size of radius of the central maxima. So this is up to here. अब देखो इसका जो यूज होता है मेनली वो हमें चाहिए होता है
जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है उनकी रिजॉल्विंग पावर वगैरह भी निकालनी होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रिजॉल्विंग पावर। ये तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या है वो हमें समझ में आती है कि देखो रिजॉल्विंग जस्ट रिजॉल्व का मतलब जस्ट वेट। पहली बात तो कि जो पैटर्न हमें बनता है, जैसे मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो इमेज बनाते हैं वो इमेज एक पॉइंट इमेज नहीं होते हैं, दीज इमेजेस आर एक्चुअली ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना। इससे पहले आपने इसको इस तरह से नहीं देखा होगा, बट मैं आपको बता कि एक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की वजह से अगर जैसे मान के लो यहाँ पे एक रे ये आ रही है इनफाइनाइट से, तो इसका जो इमेज बनाएगा ना यहाँ पे हियर इट विल बी ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप एक जो लेंस है, तो इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वो एक पॉइंट इमेज नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली दो स्टार या दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो कब दो स्टार दो ऑब्जेक्ट को या दो प्लैनेट को हम सेपरेटली देख पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास मान लो एक स्टार से ये आ रही है लाइट और दूसरी स्टार से लाइट इस तरह से आ रही है, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एंड फाइनली दे विल बी लाइक, तो यहाँ पे क्या हो, ये रेस यहाँ पे कुछ इस तरह का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनाती है एंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैक्सिमा सेकंड इमेज का ये क्या हो रहा है मैक्सिमा, फर्स्ट इमेज के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है, ये कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, जस्ट रिजॉल्व। ये आती है बाय रेलेस क्राइटेरिया कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जस्ट रिजॉल्व है, इनके बीच का सेपरेशन और ज्यादा है देन इट विल बी इवन बेटर रिजॉल्व, लेकिन अगर ये सेपरेशन और इससे कम होता है देन दे विल नॉट बी रिजॉल्व। तो उस सिचुएशन में आप दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप के लिए क्या होता है, टेलीस्कोप के लिए कि ये जो एंगल थीटा मिनिमम है, थीटा मिनिमम for which we are able to see the two stars separately or two planets separately, this is called your limit of resolution or angular limit of resolution. This is theta minimum is angular or we call simply called limit of resolution, ठीक है ना। तो ये अपन को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होगा कि ये साइज यही थीटा तो है ना, मतलब दिस थीटा, तो थीटा मिनिमम क्या लिख सकते हैं अपन डिफ्लेक्शन पैटर्न यूज करके 1.22 into lambda by a, where a is what, इसका अपर्चर डायमीटर, a is diameter of lens, ठीक है। तो ये आ गया थीटा मिनिमम, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये आ गया। देन व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हो जाता है दैट इज 1 by लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो ये हो जाता है बेसिकली दैट विल बिकम 1 by 1.22 into lambda। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय दिस वन, a divided by 1.22 into lambda। आई होप इट शुड बी क्लियर। ऐसे ही एक नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट है इसका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज आल्सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहली बात तो ये अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ये इमेज बनाता है माइक्रोस्कोप, दैट विल बी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना। ऐसे अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पास में रखा है तो उसकी इमेज भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। अब हम इन दोनों इमेज को जस्ट सेपरेटली देख पाए, उसके लिए हमारे पास कंडीशन आती है फ्रॉम रेलेस क्राइटेरिया कि जो सेकंड इमेज का मैक्सिमा है वो फर्स्ट इमेज के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करना चाहिए। तो मतलब कि ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, रेडियस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना। और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है x मिनिमम, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, x मिनिमम, so that the images are just resolved is called limit of resolution। मतलब ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जहां पे इनका जो इमेज है वो जस्ट रिजॉल्व कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये x मिनिमम के देखो करस्पॉन्डिंग, अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन राइट बेसिकली ये डिफ्रेक्शन पैटर्न हो गया। तो r मिनिमम, r को मैं क्या लिखूंगा, ठीक है ना, r विल बी इक्वल टू that can be written as 1.22 into lambda into f divided by what, a. Is it clear? ये समझ में आता है आपके पास। और यहाँ पे एक और जो रिलेशन हमारे पास यहाँ से आता है, देखो tan अल्फा will be equal to what, f divided by ये distance, focal distance this and divided by what, ये वाली डिस्टेंस मतलब this divided by this, क्लियर ना। तो ये डिस्टेंस हो जाती है हमारी a by 2, so this can be written as basically a by 2f, ठीक है। तो यहाँ से अपन बेसिकली f by 2 देखो यहाँ पे this is a f by a is equal to 1 by 2 into tan alpha। और यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल अल्फा दिस tan alpha can be written as also sin alpha। ओके जस्ट वेट वन सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये जो अपना ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 1 का लाइक डिफ्लेक्शन पैटर्न ये बन गया, ऑब्जेक्ट 2 का डिफ्लेक्शन पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो साइज होगा बेसिकली दिस विल बी एंगुलर साइज ऑफ दिस सेंट्रल फर्स्ट डिफ्लेक्शन पैटर्न। तो ये थीटा अपन यूज कर सकते हैं बाय डिफ्लेक्शन पैटर्न के लिए। तो वहां से मैं लिख सकता हूँ जो थीटा है, देखो वो आ जाता है थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1.22 इनटू लैम्डा बाय इसका अपर्चर डायमीटर a, क्लियर। और अगर ये थीटा है अपने पास, तो ये जो मिनिमम सेपरेशन है दोनों के बीच में वो क्या आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो एक्चुअली f। तो उस केस में मैं लिखता हूँ x मिनिमम is equal to f into theta, that is 1.22 into lambda into f divided by a। और यहाँ से इस ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूँ, this is the relation। तो f by a can be written as 1 by 2 tan alpha। और finally अपने पास आ जाता है x minimum by considering tan alpha is also equal to sin alpha for a small angle, then we are getting it actually 1.22 into lambda divided by 2 sin alpha, or this is 0.61 divided by sin alpha into lambda, and this is called your limit of resolution of microscope। I hope it should be clear। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज डिफ्रेक्शन पैटर्न, इसका इमेज एक डिफ्रेक्शन पैटर्न। इस डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इमेज को जस्ट रिजॉल्व होना है तो ये क्या होना चाहिए, इसका जो सेकंड जो पीक है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट के मिनिमम पे। तो इसका मतलब ये एंगुलर साइज आ गया, एंगुलर साइज हमें पता है दैट इज गिवन बाय दिस। तो ये एंगल आ गया, तो ये भी एंगल उतना ही हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, वो क्या है f into थीटा, ठीक है। तो जस्ट वन सेकंड। तो अभी अपने पास क्या आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अपने पास मिनिमम डिस्टेंस आ गई जिसके लिए इमेजेस क्या है, जस्ट रिजॉल्व है। इसी में अगर आप लाइक यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंस और इनके इमेजेस के बीच का जो अगर मीडियम है वो कुछ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से फिल कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो लाइट यहाँ से जा रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा चेंज हो जाती है, इज इट। सो इफ म्यू इज द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, तो उस सिचुएशन में जो x मिनिमम है वो हो जाता है 0.61 lambda divided by mu sin alpha, and this is limit of resolution of microscope, and resolving power क्या है, 1 by limit of resolution। तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू mu sin alpha divided by 0.61 into lambda। तो ये हो गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और उससे पहले अपन ने देखा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक एप्लीकेशन जो कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको लाइक you should understand and you should remember these formulas, and that is basically all about your diffraction pattern। Okay, and next a small topic is called polarization। देखो polarization क्या है, तो यहाँ पे जो लाइट है उसमें क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अपन EM वेव में डिटेल में स्टडी करते हैं।
तो लाइट में जो है लाइट बिकॉज इट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट में क्या है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है देन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, oscillating electric and magnetic field is electromagnetic wave और that is consisting of light। ठीक है, अब क्या जो लाइट है अपने पास सनलाइट या फिर आप किसी भी बल्ब से लाइट अगर कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर अगर देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इट लाइक लिमिटिंग टू ओनली वन डायरेक्शन? क्या ये ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्या ये ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऑसिलेशंस होते हैं? नो। अगर आप इस लाइट को सामने से इधर से देखोगे तो एक्चुअली यू विल फाइंड दैट oscillations of electric field and magnetic field are in all direction। इस तरह का रहता है। ठीक है, so this is called unpolarized light। मतलब जहां पे electric field vibrations are in all direction, electric and magnetic field vibrations or oscillations are in all direction। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, 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 इधर भी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन ऑल डायरेक्शन। अगर रेस इधर प्रोपेगेट कर रही है तो अब मान के चलो बाय चांस कुछ ऐसा कर दिया जाता है दैट ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर स्टॉप्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन, then the light that we will get where the electric field vibrations are in only one direction, that light will be termed as polarized light। ठीक है ना, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो एक अपने पास एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पोलरॉइड। तो वो अगर इस लाइट को उस पोलरॉइड के थ्रू पास किया जाता है देन दिस वर्क of restricting the electric field vibrations in all direction and allowing only in one direction is done by that polaroid। तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा समझ लेगा। तो अभी क्या हो रहा है आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज व्हेन दिस लाइट इज पास्ड थ्रू इन पोलराइज्ड। तो ये इसका एक एक्सिस होता है, दिस इज पोलरॉइड एंड दैट इज द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलरॉइड। तो ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट कंपोनेंट इस ट्रांसमिशन एक्सिस के अलावा होंगे ओनली दोज कंपोनेंट्स विल बी अलाउड टू पास, बाकी सभी क्या कर दिए जाते हैं स्टॉप कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिसमें ओनली लाइट मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दिस विल बी योर पोलराइज्ड लाइट। इज इट क्लियर? इसको डिटेक्ट करने के लिए यहां पे एक और पोलराइजर रखा जाता है दैट इज कॉल्ड एनालाइजर। सो लिमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस of light in only one particular direction, this phenomena is called polarization and this light is called polarized light। तो अब यहाँ पे अगर ये रे लाइट इधर प्रोपेगेट कर रही है so this plane is it? This is called plane of oscillation। and a plane perpendicular to this means this plane perpendicular to plane of oscillation is called plane of polarization। समझ में आ रही चीजें? Unpolarized light passes through polaroid and then electric field is allowed to pass or component of electric field which is along this transmission axis will be only allowed to pass, remaining all are restricted। तो अभी जो तुम्हें लाइट मिल रही है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस ओनली वन डायरेक्शन में, तो जिस प्लेन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस होंगे उस प्लेन को अपन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। और जैसे ये प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, ये दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन and this light we are getting is called polarized light। इसको डिटेक्ट करने के लिए चेक करने के लिए हमारे पास
एक और पोलराइड होते हैं वो एनालाइजर, दैट इज कॉल्ड एनालाइजर। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली द फेनोमेना ओवरऑल कॉल्ड Polaroid, a device setup which actually polarize a light, unpolarized light. This is unpolarized light. ठीक है, this is polarized light and analyzed light. तो अब यहाँ पे अगर हमें दो पोलराइजर कुछ एक्सिस पे एंगल वगैरह पर रख दिया जाते हैं तो इनका कुछ रिलेशन पूछ लिया जाता है इंटेंसिटी का, एंड दैट कम्स फ्रॉम मालूस लॉ। ठीक है, तो पहली बात तो अगर इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, तो देखो इसके क्या कर सकते हैं, अगर ये है तो इसको टोटल में दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब इसमें क्या होगा, हर एक देखो ये पूरा आ गया, इसके दो कंपोनेंट एक इधर एक इधर, तो ये इधर ऐड हो गया और एक इधर ऐड हो गया, ऐसे इसके ओनली इधर कंपोनेंट, इसके ऐसे फिर से एक कंपोनेंट इधर और एक इधर कंपोनेंट, तो मतलब कि ये टोटल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, दिस एंड दिस। ये कंपोनेंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और ये पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। सो मींस हाफ, राइट, जो भी हमारे वेक्टर्स हैं उनको हम कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या ले ली, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो तो कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाएगा, ओनली दिस कंपोनेंट विल बी अलाउड टू पास, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का E नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट इज इट बेसिकली इनका रिजल्टेंट, आई कैन राइट यहाँ पर अगर इंटेंसिटी I नॉट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इसका रिजल्टेंट अपने पास E नॉट आना चाहिए, तो ये क्या होगा E नॉट बाई रूट 2। तो यहां से जो बेसिकली जो पास होगी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी I, तो आई कैन राइट I विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I नॉट है, once it is passes through a polarized, then intensity of this light will become I naught by 2 if it is a perfect polarizer. Understanding? ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अपन मालूस लॉ। मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अपने पास क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक पोलराइजर है जिसमें से अपनी लाइट गई, ठीक है, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट थी, दिस इंटेंसिटी I नॉट, ये पोलराइजर जिसकी इंटेंसिटी यहाँ पे लाइट निकली, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, दिस इज I नॉट बाई 2। अब दूसरा एक और पोलराइजर जिसको अपन एनालाइजर बोलते हैं वो रखा गया है सच दैट ये परपेंडिकुलर है और दिस इज दैट एंड इट्स एक्सिस इज एट सम एंगल थीटा, ये जो एक्सिस का एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर E, इसको अगर मैं सामने से देख रहा हूं, थोड़ा सा मैं डायग्राम और इस तरह से, तो ये तो हो गई ये वर्टिकल एक्सिस इस तरह से, और इसकी जो एक्चुअल में पोलराइजर, इस पोलराइजर की जो एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस, ये एंगल है थीटा। तो पॉइंट ये है कि यहां से जो इंटेंसिटी पास होगी वो कितनी होगी, राइट। तो ये जो रिलेशन आएगा आई इंटेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड मालूस लॉ। तो अब देखो वो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है E, मैं इसको मान लेता हूं, तो आई कैन राइट I नॉट बाई 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, ठीक है। अब इस E को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, ये E है तो ये क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज E cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट इज E sin थीटा। तो ये तो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, ये पूरी तरह से पास कर जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो इंटेंसिटी I है, I intensity will be proportional to what, E cos theta whole square, clear? And this implies I is equal to what, I naught by 2 into cos square theta. Is it clear?
ये अपने पास आते हैं। अगर मैं इसी इंटेंसिटी को लेट से कुछ आई नॉट प्राइम बोल देता हूं, देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम इनटू cos स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड मालियस लॉ। पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर एक पोलराइजर से पोलराइज लाइट पास कराई जाती है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट प्राइम है, एंड द एंगल बिटवीन दिस इज इट vertical oscillations of electric field and the transmission axis is theta, the intensity of the light passing through this polaroid is equal to I naught prime incident intensity into cos square theta, and this relation is called Marius law. Is it clear? तो ये क्या है, I naught, ये इसके पास करने से पहले की इंटेंसिटी I naught prime है। अब वो तुम्हारे पास अगर I naught by 2 दे रखी है तो इसको आप लिखेंगे I naught by 2 into cos square theta, and this is also called Marius law. तो ये आपको याद रखने का होगा। तो पोलराइजेशन में बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जो लाइट होती है, सनलाइट या कहीं भी लाइट सोर्स से, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। दैट इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। जब इसको एक पोलराइड से पास कराया जाता है तो उसकी एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग वाले पास कर दिए जाते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट पास कर दिए जाते हैं, बाकी सब स्टॉप कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें लाइट मिलती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ओनली वन डायरेक्शन में होता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड। दिस प्लेन जिसमें एक वाइब्रेशंस है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और इस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको अब ये यहाँ पे एनालाइजर, एक और पोलराइड रख दिया जाता है जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं। मान इसको क्या कहता है कि अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे जो पोलराइड के पास बात पास करेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। अगर इसको मैं आई नॉट प्राइम, ठीक है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस इधर है और एक पोलराइड रख दिया गया जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से जो पास होगी इंटेंसिटी आई, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई नॉट प्राइम, एंड दैट इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम इनटू cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड योर Marius law. So this is all about your polarization and polaroid. Okay, let's see some application, some problem which has been asked in previous medical exam from these topics. So consider question number 1. A beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source fall on single slit of 1 mm wide, and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between first dark fringe on either side of the center bright fringe is. तो ये तो आपका देखो सीधा सीधा है कि यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन, इट्स गिवन एज लैम्डा 600 nanometer, A aperture like that opening is 1 mm, and it's basically observed. This is the opening. Then it's observed at distance. This distance is given as how much? 2 meter away. The distance between first dark fringe on either side. So basically size of central maxima is asked to you. तो यहाँ पे अपन को पता है distance between means size of central maxima. तो इसका जो फॉर्मूला होता है that is equal to 2 lambda into this distance. If I take capital D into capital D divided by small a, right? And then substituting all, so this is 2 lambda is 600 into 10 to the power minus 9 into D is also 2 divided by A is 1 into 10 to the power minus 3, 1 mm. Simplifying it, so this is 10 to the power minus 6 minus 4, and this is 4 into 2, so it's 224 into 10 to the power minus 4, right? And that comes out to be, simplifying, this is equal to 2.4 mm. This is the answer, and that is what exactly it's the distance between first dark fringes on either side of the central bright fringe is given by this. तो ये तो सीधा सीधा formula based problem है. Okay, see next question. Alright, so next question here, in a diffraction pattern due to single slit
of width A, first minimum is observed at an angle of 30 degree with the light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The secondary maximum is observed at an angle. तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिया गया है कि सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न है और यहाँ से जो फर्स्ट मिनिमा है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. This is given as A and lambda is given as 5000 angstrom. तो इसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन होती है sin थीटा इज इक्वल टू lambda by A. So this is given as basically sin 30 degree, that is 1/2. ठीक है. Okay. Then for angular position of फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, तो उसके लिए साइन थीटा मैक्स दैट कम्स आउट विथ 3a by 3 lambda by 2a. ये कंडीशन अपने पास आता है. बट lambda by 2a value is given as half, so it's basically 3/4, and then theta corresponding to first maxima is equal to sine inverse of 3/4, and which matches with the option given B. So B is the correct answer to this problem. Right, so these are like straightforward things. Okay, see one more problem here. So the ratio of resolving power of optical microscope for two wavelength lambda 1 and lambda 2 is. तो यहाँ पर resolving power of microscope में पूछा गया है क्वेश्चन. So resolving power of optical microscope. तो इसका तुम्हें फॉर्मूला होना चाहिए. रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी बेसिकली म्यू sin थीटा डिवाइडेड बाय 0.61 इनटू लैम्डा. बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, ओनली लैम्डा इज डिफरेंट. सो रिजॉल्विंग पावर 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू 1. दिस इज द लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, दैट इज 6000 or 6000 angstrom divided by 4000 angstrom. This comes out to be 3/2. This is simply answer to the problem. Okay, next question here. Two polaroids P1 P2 are placed with their axis perpendicular to each other. तो यहाँ पर है okay, unpolarized light I0 is incident on P1. A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that the axis make an angle of 45 degree with that of P1. The intensity of transmitted light through P2 is. So this is the question. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. पहले है polaroid P1, this is P2. इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इधर और इसका इधर perpendicular. And we are placing third polaroid P3 such that the transmission axis of this is at 45 degree with P1. तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे बोला टू polaroid unpolarized light I0 is incident on P1. तो यहाँ पे देखो I0 अगर इंसिडेंट होगी तो इसके बीच में कितना आ गया 45 डिग्री एंगल between this and this. Then intensity reaching here, is it? Okay. Unpolarized light. Okay, unpolarized light. तो इसका मतलब यहाँ से कितनी इंटेंसिटी पास होगी? यहाँ से इंटेंसिटी पास होगी that will be I0/2. और I0/2 यहाँ से पास हुई by मालूस लॉ. तो यहाँ से इंटेंसिटी में क्या लिख सकता हूँ? जो भी लेट्स से I passing through P3 will be equal to what? I3 can be written as I0/2 into cos square 45 degree. तो ये आ गया बेसिकली I0/4. Okay, I found this on the web, so will be equal to what I. Alright, अब यहाँ पे मतलब कितनी इंटेंसिटी और ये इसकी ये इधर है और ये जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? ऐसे एंगल पे होगी. एंड अगेन द एंगल बिटवीन this light passes and this is 45 degree. Clear? तो अब फिर से मालूस लॉ लगाएंगे where incident intensity on this is I0/4. Then final I P2 or I will write it I2. तो I2 will be equal to I0/4 into cos square 45 degree. तो यहाँ से अपने पास आता है I2 is equal to I0/8. This is answer to the problem. Clear? Okay. See next problem here. Right, so this is about the problem. Okay, so you can see this is about polaroid and that's all.
And thank you so much. So this is all about you try more problem based on these topics, and that's all. Thank you.